हेलो गाइस, आज हम ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के 65 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर तुम्हें और भी एपिसोड देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें रानी और वेनिसा को दिखाया जाता है। वेनिसा रानी से कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। वो कहती है कि मेरी फैमिली ब्लैक बुल है। फिर हमें वेनिसा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वेनिसा कहती है मैंने थ्रेड मैजिक से गुड़िया बनाई। ये देखकर तो रानी भी उसकी तारीफें करती है। वेनिसा कहती है कि मैं अपने मैजिक से सबको खुश करना चाहती हूँ। रानी उससे कहती है मुझे यकीन है तुम ऐसा कर सकती हो वेनिसा। रानी उससे कहती है कि मैं अपने परफेक्शन के लिए इतना अपसेट हो गई। एक ऐसी भी पावर होती है जो कि एक इंसान के इमोशन के साथ इकट्ठी होती है। किसी एक इंसान के लिए वो बाहर आती है। फिर रानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वह अपने ब्लड रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करती है। फिर रास्ता नीचे गिरता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सबको ठीक होता देखकर नोएल रोने लग जाती है। वो जाके वेनेसा को हक कर लेती है। नोएल कहती है हम जीत गई, हम तुम्हारे मैजिक से जीत गए। डोमिना फेंजल को हक कर लेती है और उससे कहती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिर डोमिना मार्स और फना के पास जाती है। डोमिना नोटिस करती कि उन दोनों ने अपना हाथ पकड़ा हुआ है। वो मार्स से कहती है अच्छा काम किया तुमने। फिर नोएल वेनेसा को थैंक यू कहती है। वेनेसा कहती नहीं, मैं तुम सबकी वजह से जीत पाई। मैं तुम्हारे बिना अपने न्यूज पेल को यूज नहीं कर पाती। और यहाँ पे आस्था कहता है कि मैं तो पहले से भी ज्यादा बेहतर लग रहा हूँ। नोएल ब्लश करते हुए कहती है अरे बेवकूफ, तुम अभी तक नंगे हो। आस्था कहता है तुमने सही कहा। फिर वह नोएल को अपनी बॉडी दिखाता है। ये देखकर नोएल लाल हो जाती है और वो आस्था को एक चाटा मार देती है। अगले सीन में नेरो रानी के पास आती है। वो उसके मैजिक स्टोन पर अपनी चोंच मारती है। रानी नेरो को देखकर कहती है ये बर्ड। अगले सीन में वो सब रानी के घर में होते हैं। एंजल कहता है रानी से मिडनाइट सन यहाँ पर आई थी मैजिक स्टोन की तलाश में, तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? रानी कहती है तुम जिस मैजिक स्टोन की बात कर रहे हो वो ये है। फिर वो अपना मैजिक स्टोन आस्था को निकाल कर दे देती है। फिर आस्था उन्हें थैंक्स कहता है। फिनरल शौक होते हुए कहता है कि हमें मैजिक स्टोन इतनी आसानी से मिल गया। आस्था कहता है रानी से मिडनाइट सन मैजिक स्टोन के पीछे क्यों पड़ी है, वो इससे क्या करना चाहता है, क्या तुम्हें कुछ पता है? रानी बताती है मैजिक स्टोन एक तरीके का मैजिक आइटम होता है, जो भी उसे पहनता है उसका मैजिक बढ़ जाता है। लेकिन मैजिक स्टोन का इस्तेमाल सिर्फ एल्फ ही कर सकते हैं। एल्फ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं और उनके पास इंसानों से ज्यादा मैजिक होता है। इसका मतलब ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिनरल कहता है ये रानी फिर कब से जिंदा है? दिखने में तो ये ओल्ड नहीं लगती, इसकी स्किन भी काफी ज्यादा अच्छी है और ये तो दिखने में बूढ़ी भी नहीं लग रही है। रानी बताती है कि एल्फ और इंसानों में लड़ाई हुई थी। इंसान ज्यादा थे इसलिए वो इस फाइट में जीत गए। फाना के अंदर जो तीसरी आंख थी वो एक फॉरबिडन मैजिक था, लेकिन उसको फाना ने एक्टिवेट नहीं किया था। किसी और ने उसके ऊपर फॉरबिडन स्पेल किया था और वही फाना को कंट्रोल कर रहा था। फाना तो उसके लिए बस एक वेसल थी। फॉरबिडन मैजिक को करने के लिए काफी ज्यादा मैजिक चाहिए होता है। रानी उन्हें बहुत कुछ समझाती है लेकिन आस्था को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रानी उन्हें एक डीमन के बारे में बताती है और हाँ, ये वही डीमन था जो कि आस्था के विलेज में है। वो कहती है कि इस स्पेल को एल्फ के लीडर ने एक्टिवेट किया था और उस डीमन को बाद में फर्स्ट विजिट किंग ने हराया था। नोएल अपने मन में सोचती है मेरी ग्रैंड मदर जो कि मुझे पिक्चर बुक सुनाया करती थी, इसका मतलब वो सारे एल्फ थे। फिर हम देखते हैं फिनरल को जो कि इन्फॉर्मेशन को नोट कर रहा था। इसका मतलब वो सारी डिटेल को लिख रहा था जो उसे रानी बता रही थी। रानी बताती आस्था जो स्वॉर्ड को इस्तेमाल करता है वो दोनों स्वॉर्ड एल्फ के लीडर की हुआ करती थी। और यह सुनने के बाद तो आस्था का ये हाल होता है। रानी बताती अगर तुम मिडनाइट सन से फाइट को जारी रखोगे तो तुम्हारी सारी मिस्ट्री सोल्व हो जाएगी। फिर रानी मार्क्स को अपने मैजिक से दवाई बनाकर देती है। उसकी मदद से वो डायमंड किंगडम के किंग को ठीक कर सकता है। मार्स बताता है कि मैं डायमंड किंगडम को एक खुशहाल देश बना दूंगा और इसमें लेडोस मार्स की मदद करेगा। लेडोस कहता है कि मैं तुमसे वापस मिल जाऊंगा टीचर। फिर हमें बताया जाता है कि फाना फेंजल के साथ ही रहेगी। मार्स कहता है फाना से क्या तुम मेरे लिए वेट करोगी? एक दिन मैं डायमंड किंगडम को रहने वाला देश बना दूंगा और फिर तुम वापस रहने के लिए आ सकती हो। फिर हम देखते हैं फाना भी उसकी बात मान जाती है। फाना कहती है कि मैं इंतजार कर लूंगी। और दूसरी तरफ फिनरल इमोशनल हो रहा था, वो इसीलिए क्योंकि उससे जलन हो रही थी। फिर आस्था सिस्टर लिली के बारे में सोचता है कि एक दिन हम दोनों भी ऐसे ही गले लगेंगे। मार्स कहता आस्था से कि मुझे खुशी हुई थी जब तुमने मुझे अपना दोस्त बोला था। फिर हमें रानी और वेनेसा को दिखाया जाता है। वेनेसा आखिरी बार रानी से मिलकर जा रही थी। रानी उससे कहती है कि अब से तुम आजाद हो मेरी बच्ची, पर तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ पर घूमने भी आ सकती हो। और यहाँ पे वेनेसा भी थोड़ी सी इमोशनल हो ही रही थी लेकिन वह खुद को संभालती है और वह चली जाती है। फिर वहाँ पे वेनेसा आ जाती है और उनसे माफी मांगती है लेट आने के लिए और इसके बाद वो चलने के लिए कहती है। फिनरल कहता है यहाँ पे तो बहुत सारी विचेस है लेकिन मैं एक को भी पटा नहीं पाया।
रात का सीन होता है और वो सब घर आ जाते हैं। आस्था रोते हुए कैप्टन यामी से कहता है कि मेरे हाथ ठीक हो गए। कैप्टन यामी कहते तुम्हारे कपड़े कहाँ गए। आस्था बोलता है क्या फर्क पड़ता है। फिर वह कैप्टन यामी को मैजिक स्टोन देता है। कैप्टन यामी आस्था को पकड़कर उससे कहते हैं जाओ मेरे लिए दारू लेकर आओ। उससे कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन है और आस्था भी दौड़कर जाता है दारू लाने के लिए। फिर आस्था दारू ले आता और वो सेकंड मिशन की डिमांड करता है, लेकिन कैप्टन यामी उसे अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही आस्था को एक झटका लग जाता है और वो रोने भी लग जाता है। फिर नोएल आस्था के लिए कपड़े लाती है पहनने के लिए। फिर अचानक से वहाँ पर मैग्मा और लक भी आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं मैग्मा जो कि बार बार लगातार बातें कर रहा था खुद से ही, लेकिन लास्ट में वो कहता है कि वो आस्था के हाथ को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए। आस्था उन दोनों को बताता है कि मेरे हाथ तो ठीक हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों भी नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर गोल्डन और गोसे भी आ जाते हैं और वो दोनों भी निराश होते हुए आते हैं। इसका मतलब उन दोनों को भी इलाज नहीं मिला। आस्था उन दोनों से भी कहता है कि मेरे हाथ तो ठीक हो चुके हैं और ये देखने के बाद तो गोसे आस्था के ऊपर भड़क जाता है। गोसे आस्था से कहता है कि तुम दोबारा जाकर अपने हाथों पर कर्स लगवा लो, फिर मैं खुद तुम्हारे हाथों को ठीक करूंगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर चार्मी और ग्रे भी आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों के ऊपर तो मशरूम उगरे होते हैं। फिर चार्मी आस्था को बहुत सारा खाना देती है, लेकिन वो भी आस्था के लिए इलाज नहीं ला पाई थी। ग्रे आस्था से कहती है तुम्हारा हाथ तो ठीक हो गया। कैप्टन यामी खाने को देकर पार्टी करने के लिए कहते हैं और अगले सीन में उन सभी की पार्टी भी शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं आस्था को जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, वो इसीलिए क्योंकि उसके हाथ ठीक हो चुके थे। कैप्टन यामी को याद आता है कि उसने अपने बीस्ट को खाना नहीं खिलाया। फिर वह आस्था से कहते हैं खाना खिलाने के लिए, और हमेशा की तरह वैसा ही होता है, वो बीस्ट आस्था के ऊपर ही हमला कर देता है। फिर कैप्टन यामी आस्था से कपड़ा धोने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो उसे लाइब्रेरी साफ करने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं आस्था पोछा लगाता है। फिर उसे कैप्टन यामी बुलाते हैं। फिर कैप्टन यामी उसे टॉयलेट पेपर लाने के लिए कहते हैं और यह सुनने के बाद तो आस्था बहुत तेज भाग कर जाता है। फिर वेनेसा अपना फ्लैशबैक याद करती है जिसमें रानी उसे आने के लिए कहती है। सब जानते हैं कि वेनेसा ब्लैक बुल में रहना चाहती है। एपिसोड के लास्ट में वेनेसा कहती है इस बाहर की दुनिया में आकर मुझे एक फैमिली मिली, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे अमेजिंग कंटेंट ला सकूँ।